कल क्वेश्चन दिए थे, बना क्वेश्चन कि क्वेश्चन था कि कंडक्टर है कोई, ठीक है। इस कंडक्टर को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करेंगे तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पे L। तो कितना स्ट्रेच करेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है L, इसका कितना परसेंट होगा, वो 0.1%, ठीक है। तो 0.1% इसका ले लेंगे यहाँ पे, तो 0.1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.001 L। बात समझ में आ रही है सबको कि यहाँ पे जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो ओरिजिनल लेंथ है, वो ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी L, और इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। कितना खींचना है, तो इस कंडक्टर को स्ट्रेच करना कि इसकी लेंथ का 0.1%, तो लेंथ का 0.1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा 0.001 L आएगा। आई बात समझ में। तो अब इसकी जो नई लेंथ है, वो नई लेंथ क्या हो जाएगी, तो एक तो ये L रहेगा, इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, 0.001 L ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 1.001 L हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये इसकी टोटल। अब हमको पता है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n² R से, ठीक है। तो यदि पहले उसकी लेंथ थी L, तो L² R, पहले यदि लेंथ थी होगा L² R। सेकंड केस में उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ जो है सेकंड केस में क्या हो जा रही है, तो उसकी लेंथ हो जा रही है यहाँ पे 1.001 L स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.002 L स्क्वायर इंटू क्या आएगी R। बात समझ में आई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1.001 इंटू क्या करोगे 1.001, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू लगभग इतनी यहाँ पे आएगी। आई सबको, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फार्मूला हमेशा याद रखिए कि परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। आपको ये बोला है ना रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए इन दोनों कंडीशन का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों कंडीशन का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, और हमेशा किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट कंडीशन से। तो फर्स्ट कंडीशन से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हमसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा 1.002 L स्क्वायर R, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा L स्क्वायर R फर्स्ट केस, और L स्क्वायर R फर्स्ट केस से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.002 L स्क्वायर R अपॉन क्या आएगा L स्क्वायर R इंटू 100। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 0.002 इंटू 100, तो कितना आएगा 0.2% आएगा। तो एग्जाम में इतना बनाने का टाइम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, याद रखिए, है ना, नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको आप कैसे याद रखोगे, तो आप याद रखो कि यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है ना, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, नया रेजिस्टेंस क्या होता है एन स्क्वायर यानी जो भी चेंज होगा उसका एन स्क्वायर लेना है आपको। तो जब परसेंटेज का एन स्क्वायर लेते हैं तो वो जस्ट क्या होता है, डबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। यदि आपको बोलेगा कि 1% है, बात समझ में आ रही है, कि चेंज इन लेंथ, और यहां पे क्या लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन लेंथ इन परसेंटेज है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या है, इन परसेंटेज है। आई बात समझ में। यदि आपको बोलेगा यहाँ पे 1% चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग कितना होगा 2% होगा, डबल हो जाता है उसका परसेंटेज में, ठीक है। और यदि बोला है यहाँ पे 0.1% चेंज हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2% हो जाएगा। यदि यहाँ पे बोलेगा 4% चेंज हुआ,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8% चेंज हो जाएगा। यदि बोलेगा 5% चेंज हुआ तो कितना हो जाएगा, यदि बोलेगा 10% चेंज हुआ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है 10 के बाद 21% चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं ना, जैसे आपको क्लास में जो कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, ये तो एकदम एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, एज इट इज। क्वेश्चन लिखिए, अ कॉपर वायर, अ कॉपर वायर यानी कि एक कॉपर वायर of diameter 1 centimeter, of diameter 1 centimeter, a copper wire of diameter 1 centimeter had had a resistance of 0.15 ohm, 0.15 ohm, full stop. It was drawn, DRAWN, drawn under, it was a drawn pressure, it was a drawn under pressure, यानी कि उसको प्रेशर के द्वारा क्या कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। so that जिससे कि its diameter, उसका व्यास, उसका डायमीटर, so that its diameter was reduced यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, to TO2 50%, reduced TO2 50%, full stop. What is the new resistance of wire, what is the new resistance of wire? ठीक है, तो समझ में आया सबको कि एक कॉपर वायर का कंडक्टर है ये, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.15 ओम है। इसको प्रेशर लगा करके क्या कर रहे हैं, इसको रिड्रॉन कर रहे हैं, दोबारा से उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर क्या बोल रहा है कि इसका डायामीटर 50% क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, घट जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको बताया था डायामीटर रेडियस एक ही मतलब है ना, डायामीटर घटेगा या रेडियस घटेगा तो एक ही मतलब है। एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था सेंटेंस कि डायामीटर यदि चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है, बताओ। यदि डायामीटर चेंज होता है तो नया रेजिस्टेंस क्या होता है, R/N की पावर। तो यदि बोल रहा है डायामीटर हाफ हो जा रहा है तो N की वैल्यू कितना रखोगे, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो यदि हाफ हो जा रहा है, % घट रहा है, मतलब कि अब नया डायामीटर क्या होगा, पहले के डायामीटर का हाफ, या नई रेडियस क्या होगी, पहले की रेडियस का हाफ। तो N की वैल्यू कितना रखोगे, हाफ रखोगे। तो पहला रेजिस्टेंस है 0.15, तो हाफ का क्या रखोगे, पावर 4। तो 0.15 इंटू कितना आएगा ऊपर, 16, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो 2.4 ओम इसका नया रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो एक होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये होता क्या है, तो यदि किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि किसी मटेरियल के टेम्परेचर तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा कहलाएगा, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात में, यदि किसी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, रेजिस्टेंस
इंक्रीज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये किस में होता है, ठीक है, तो किस में होता है, तो ये होता है यहाँ पे प्योर मेटल, शुद्ध धातु, प्योर मेटल एंड एलॉयज, एंड एलॉयज, एलॉयज यानी मिश्र धातु। तो शुद्ध धातु और मिश्र धातु, प्योर मेटल और एलॉयज में होता है। तो प्योर मेटल में कैसा होता है, ये लार्ज एंड रेगुलर होता है, ठीक है। तो प्योर मेटल में कैसा होता है, ये लार्ज और रेगुलर होता है। बात समझ आ रही है, कैसा होगा, ये लार्ज और रेगुलर होगा, रेगुलर यानी एक समान रूप से बढ़ेगा और ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, कहता है। और एलॉयज में कैसा होता है, तो एलॉयज में स्मॉल एंड इररेगुलर होगा, कैसा होगा, स्मॉल इररेगुलर होगा, ठीक है। तो प्योर मेटल में कैसा होगा, लार्ज एंड रेगुलर, और एलॉयज में क्या होगा, स्मॉल एंड इररेगुलर होगा। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है, कि प्योर मेटल में लार्ज यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा और एक नियमित रूप से बढ़ेगा, एक समान रूप से बढ़ेगा, कि इस प्रकार से यदि रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है तो एक नियमित रूप से बढ़ेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे इसमें देखें तो स्मॉल रहेगा और इररेगुलर होगा, हो सकता है इस प्रकार से बढ़ रहा हो या हो सकता है इस प्रकार से बढ़ रहा हो, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, सरल रेखा नहीं रहेगा। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा प्योर मेटल और एलॉयज का कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन का क्या होगा, टंगस्टन, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, प्योर मेटल है, कॉपर प्योर मेटल है, सिल्वर प्योर मेटल है ना। तो इनका टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टंगस्टन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जब बल्ब को ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आगे चल के इन्हीं को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है आपके, तब तक आगे डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए सब, है ना। फिर वीडियो तो अपलोड हो ही जाता है, फिर उसमें नोट करते जाइएगा आप। इसके पढ़ने के बाद में ना एक बार वीडियो भी देख लो उसी दिन, तो आपका क्या डबल रिवीजन हो जाएगा, तो दिमाग में अच्छे से बैठेगी वो चीज। और नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, नोट्स आपको एग्जाम तक उसके बाद भी काम आएंगे। दूसरा होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो उसको क्या बोलेंगे कि उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए, इसका एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य, ठीक है, थर्मिस्टर, ठीक है। तो इन सब का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखिए सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर का भी नेगेटिव होता है, कार्बन का भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव, ये सब याद रखिए, एग्जाम में पूछता है, ये सब एग्जाम में आते हैं ऑप्शन, ऐसे पूछेगा कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, या इनमें से किसका नेगेटिव होता है, ठीक है। मेटल और एलॉयज दे देगा, उसके साथ कार्बन डाल देगा, ठीक है ना, नोट कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं यहां पे जीरो और नेग्लिजिबल,
यानी कि शून्य या नगण्य, ठीक है, जीरो या नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि शून्य या नगण्य टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि यदि किसी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मीन्स टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बट उसके रेजिस्टेंस में नो चेंज, उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा वहां पे, जीरो या नेग्लिजिबल होगा, या वेरी लिटिल चेंज होता है, लिटिल यानी नेग्लिजिबल चेंज हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर को वेरी करने पर या चेंज करने पर रेजिस्टेंस में नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा, जीरो या नेग्लिजिबल होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसका होता है, तो सम हाई रेजिस्टिव एलॉयज, बात समझ में आएंगे, सम हाई रेजिस्टिव एलॉयज। तो ये जो एलॉयज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉयज होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट एलॉयज होते हैं ये, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट में एरर ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलॉयज होते हैं, जैसे कि एक होता है यहाँ पे मैंगनीन, ठीक है, एक होता है यूरेका, और यूरेका का ही दूसरा नाम क्या है, कंस्टेंटन। यूरेका और कंस्टेंटन दोनों सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेका या कंस्टेंटन किसका एलॉयज है, किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और निकल की है, ठीक है। मैंगनीन किसकी है, कॉपर, मैंगनीज और निकल की है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि ये किसकी मिश्र धातुएं हैं, किसकी ये एलॉयज हैं। तो यूरेका या कंस्टेंटन दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है बस। तो ये किसका एलॉयज है, किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और निकल की, ठीक है। मैंगनीज किसकी है, कॉपर, मैंगनीज और निकल, दोनों में कॉपर निकल कॉमन, इसमें मैंगनीन यानी मैंगनीज आ गया, ठीक है। तो मैंगनीज से क्या बन गया, मैंगनीन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से उसको रिलेट करके याद रखिए। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि टेम्परेचर एफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि जैसे कोई यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे R0 है। बात समझ में आई कि कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, कोई धातु है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। अब टेम्परेचर को क्या करोगे आप, यहाँ पे इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मेटल है तो धातु है, धातु का भी पढ़े हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है मेटल का, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, और T डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे RT हो गया। तो यहाँ पे उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, उसके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R0 ज्यादा होगा कि RT ज्यादा होगा, RT ज्यादा होगा। तो परिवर्तन या चेंज कैसे निकालेंगे, तो दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे। तो चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, RT माइनस क्या होगा, R0। तो ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, बात समझ में आई। तो ये जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, बात समझ में आई। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस पर, इसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा। राइज इन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन किए हो
उस पर डिपेंड करेगा, और उस मटेरियल के नेचर पर वो डिपेंड करेगा। इन सबके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? तो यदि अपन देखें यहां पे कि माना किसी मेटल का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R0 एंड T डिग्री एंड ऐसे लिखते हैं टेम्परेचर राइज करने पर, राइज यानी वृद्धि करने पर, राइज करने पर T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस RT होता है, हो जाता है। ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज, ठीक है, रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा, ठीक है, निम्न फैक्टर्स के डायरेक्टली या निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी क्या होगा R0। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कितना चेंज किए हो, ठीक है, तो यहां पे कितना किए हैं T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इन पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? तो यदि देखें कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, यहां पे ओपन करेंगे। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो यहां पे अपने को क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। याद रखिए, जब भी प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे या ओपन करोगे, तो जब लगाओगे तो कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और जब ओपन करोगे तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पे एक कांस्टेंट मिलता है, और वो क्या है यहाँ पे, अल्फा नॉट। ठीक है, और ये अल्फा नॉट ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई बात, कि किसी मेटल का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। टेम्परेचर राइज करने पर, टेम्परेचर वृद्धि करने पर T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए हो, तो T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होता है, RT हो जाता है। ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है, तो डेल चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, RT माइनस R0। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल्स पर ये डिपेंड करता है। समझ में आई बात सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो अल्फा नॉट है इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो नॉट लगा है यानी जीरो लगा हुआ है, तो वो जीरो क्या शो कर रहा है कि इस 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, अल्फा नॉट है। आई बात समझ में सबको? ठीक है। अब यहां पे इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, और अपॉन क्या होगा, आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आर टी माइनस आर नॉट अपॉन क्या होगा, आर नॉट इंटू क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस है या राइज इन रेजिस्टेंस है, तो क्या बोलोगे, राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलोगे, पर ओम, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पे क्या कर रहे हो, टेम्परेचर राइज कर रहे हो, तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो बोल सकते हो इंक्रीज या राइज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज या राइज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर राइज। तो प्रत्येक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस में कितनी वृद्धि होती है, वही क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है इसकी यूनिट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट। तो देखो ये क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, पर ये भी क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ये क्या है, टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? एक तो ऐसा दे सकता है, ठीक है, ये यूनिट देगा। यदि ये नहीं देगा तो ओम और ओम कैंसिल हो जाएंगे, ओम और ओम कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में गुणा है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पर डिग्री सेल्सियस राइज। ठीक है, ये क्या शो करेगा, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पर डिग्री सेल्सियस इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये इसकी क्या है, यूनिट है। आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा नॉट आर नॉट इंटू क्या था, टी। इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर नॉट की। ठीक है, या अपन निकाल सकते हैं आर टी की। तो आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर नॉट 1 माइनस अल्फा नॉट टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो यदि हमको, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यदि हमको क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अल्फा नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमको यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनी वैल्यू ऑफ वैल्यू के टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। पर अपने को क्या पता होना चाहिए, तो अपने को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर पता होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। इसमें लिखिए, एक कॉइल का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, एक कॉइल का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 25 ओम है, 25 ओम है, 25 ओम है। यदि
0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.004 पर डिग्री सेल्सियस हो, 0.004 पर डिग्री सेल्सियस हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका? 25 दिया हुआ है, 25 ना। 1 माइनस अल्फा नॉट की वैल्यू 0.004 और कितने पे बोला है? 100 पे बोला है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस 0.4 आ जाएगा, तो 25 इंटू 1.4 कितना आएगा? 35 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। ये प्लस साइन है ना, ये क्या है? प्लस है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा अपना? प्लस आएगा। वो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, अपन सिंप्लीफाई उसको करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर नॉट। ठीक है, प्लस हो जाएगा और प्लस क्या आएगा? अल्फा नॉट आर नॉट टी। तो किसको कॉमन लेंगे? आर नॉट को, 1 प्लस अल्फा नॉट टी आएगा, ऐसे आएगा। ये गड़बड़ था, है ना, तो इसीलिए गड़बड़ हुआ। तो ध्यान रखिए, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन आएगा, क्या आएगा उसमें? प्लस आएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक कॉइल का रेजिस्टेंस, एक कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यदि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस, 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस हो तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे निकालना है हमको? तो रेजिस्टेंस निकालना है किस पे? 60 डिग्री। ठीक है, अब आर नॉट की जगह सेल्सियस पे अपने को क्या करना है? इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस आर नॉट की जगह अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? R20 है। ठीक है, ये टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको क्या लिखोगे? तो उसको लिखोगे R20। ठीक है, और ये अल्फा 20, और अल्फा 20 पे अपने को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अपने को किस पे निकालने बोला है? 60 पे। तो हमको क्या चाहिए कि यहां से यहां तक टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। ठीक है, टी की वैल्यू क्या रखे थे? टेम्परेचर कितना बढ़ा है, तो 0 से 60 बढ़ा था, तो 60 रखे थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो R नॉट है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? R20 रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, अल्फा नॉट की जगह कितना रखोगे? अल्फा 20 रखोगे, और यहां पे ये T60 माइनस क्या होगा? T20, यानी कि इन दोनों टेम्परेचर का क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो R20 पे मतलब
सेल्सियस पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 20 आपको दिया है 0.0039। अब दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस 60 माइनस क्या होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 40, इसको 40 करिए, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। कितना आया 11.56 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है मेनली जो यूज किए जाते हैं वो टू टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो जो कार्बन रजिस्टर होता है ये किससे कंसिस्ट होता है, तो ये कार्बन प्लस रेजिन, तो कार्बन और रेजिन को मिला करके इसको बनाया जाता है कार्बन रजिस्टर को। ठीक है, अब इस कार्बन रजिस्टर में क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव होता है। अभी पढ़े थे कि कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसको हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है ऊष्मा को उत्सर्जित करने की क्षमता वो कैसी होती है लो होती है। ठीक है, तो इसमें लो हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है। और दूसरा यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इन रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होता है वहां पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लीस्ट स्टेबिलिटी इन रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व कम होता है। ठीक है, दूसरा लीस्ट यानी कम हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी, इसकी हीट डिसिपेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्थायित्व नहीं होता है, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और दूसरा इसकी ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता क्या होती है कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये लो वॉट रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये लो वॉट रेटिंग 1/10 वॉट 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे हायर रेटिंग के लिए इनको यूज नहीं किया जाता है। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों याद रखिए, और इनको कम वॉट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं इसमें क्या करते हैं, सिरामिक जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल है सिरामिक, इस इंसुलेटिंग मटेरियल सिरामिक के ऊपर में, इंसुलेटिंग मटेरियल सिरामिक के ऊपर में इस प्रकार से रेजिस्टिव एलिमेंट को यहाँ पे वाउंड करते हैं। ठीक है, तो यह है सिरामिक है और यह है रेजिस्टिव वायर। अब ये रेजिस्टिव वायर किसका होता है, तो नाइक्रोम या फिर यूरेका, ठीक है, इनका ये यूज किया जाता है। तो यदि देखें कि इनमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है लिस्ट होता है, तो टेम्परेचर के कारण इनके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर चेंज होने से इसके रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा, तो मीन्स इसमें रेजिस्टेंस में क्या होगी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें होता है स्टेबिलिटी इन रेजिस्टेंस
इसके रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, ठीक है। और दूसरा हाई हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी, यानी इसकी ऊष्मा उत्सर्जन करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी ऊष्मा उत्सर्जन करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हाई, इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होगी, किस रेंज के लिए ये बनाए जाते हैं, तो 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग तक के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी इतनी रेंज होती है, इस रेंज में इनको बनाया जाता है, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर में कलर कोडिंग, तो इसके लिए आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा ये टेबल को। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये कलर्स के कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। ये कलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कलर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक है, इस ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 से स्टार्ट होगा, व्हाइट 9 पे एंड होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ब्लैक से लेके व्हाइट तक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, फिंगर्स पे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा रहेगा नहीं, है ना। तो फिंगर्स पे आपको कैलकुलेट रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे देखेंगे कि जो ब्लैक है ये क्या है, मल्टीप्लायर है। अब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही मल्टीप्लायर होता है, पर पावर उसकी क्या होगी, मल्टीप्लायर, और बेस क्या होगा उसका 10। तो यहाँ पे 10 बेस की पावर 0, 0 लोगे, 10 बेस की पावर 1, 10 बेस पावर 2, सब में 10 बेस रहेगा, और पावर जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, वो पावर किसके इक्वल होगी, न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। ये तो यहाँ पे अब टॉलरेंस आपको याद रखना है। अब उसके पहले देखिए, सबसे पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये कलर्स हैं। ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 से 9 तक, और ये इनका मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर में 10 बेस रहता है, और इसकी जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होती है। अब जो गोल्ड होता है, इस गोल्ड की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, नो कलर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। अब गोल्ड और सिल्वर का क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है।
गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर -1, ठीक है। सिल्वर का मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, गोल्ड का मल्टीप्लायर 10 की पावर -1, सिल्वर का मल्टीप्लायर 10 की पावर -2। नो कलर की ना तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ना ही उसका कोई मल्टीप्लायर होता है। अब आपको टॉलरेंस याद रखना है, टॉलरेंस यानी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना कम ज्यादा हो सकता है मान, ठीक है। तो जो नो कलर है इसका टॉलरेंस सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा, +-20% होगा। सिल्वर का होगा +-10%, गोल्ड का होता है +-5%, ठीक है। तो कई बार सिर्फ टॉलरेंस भी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, +-5 है, सिल्वर का प्लस क्या होता है, 10 होता है। दूसरा, यहाँ पे जो ब्राउन होता है, इस ब्राउन का टॉलरेंस +-1% और रेड का होता है +-2%, ठीक है। तो ब्राउन और रेड का याद रख सकते हैं, ब्राउन का क्या है यहाँ पे 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, वही उसका टॉलरेंस भी होता है, रेड का 2 है, वही उसका टॉलरेंस होता है, और ये तीनों टॉलरेंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है वो इस प्रकार से कार्बन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में इस प्रकार से क्या होते हैं, कलर्स के बैंड बने होते हैं, कलर्स के बैंड यानी कलर की पट्टियां बनी होती हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो कलर्स के बैंड होते हैं, इन कलर्स के बैंड के द्वारा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आई। तो यदि आप देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट कलर है और जो सेकंड कलर है, इनकी क्या लेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। अब जो थर्ड कलर होता है उसका मल्टीप्लायर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये थर्ड कलर है, इसका क्या लोगे, मल्टीप्लायर। ठीक है। और जो फोर्थ कलर होगा, इस फोर्थ कलर का क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ कलर का क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये अपना जो कलर है ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये है येलो और ये है यहाँ पे सिल्वर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पे कलर दिया हुआ है और बोल रहा है कि कार्बन रेजिस्टेंस है, उसका कलर है रेड ऑरेंज येलो सिल्वर, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस की ओहमिक वैल्यू कितनी होगी, तो रेड कलर न्यूमेरिकल वैल्यू, येलो कलर का मल्टीप्लायर और सिल्वर का क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे। तो देखेंगे ब्लैक ब्राउन रेड, तो रेड के लिए कितना आएगा 2, फिर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज के लिए कितना आएगा 3, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो के लिए कितना आएगा 4, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका क्या होगा, ओहमिक वैल्यू, इतने ओम का ये रेजिस्टेंस होगा और प्लस 10% इसका क्या होगा, टॉलरेंस होगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 23, ठीक है, 230,000 यानी 2,30,000 ओम प्लस माइनस क्या होगा 10% इसका टॉलरेंस होगा, ठीक है। बात समझ में। या किलो ओम में लिखोगे तो 230 किलो ओम हो जाएगा, या मेगा ओम्स में लिखोगे तो 0.23 मेगा ओम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। सबको समझ में आया, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका बनाइएगा रेड ग्रीन गोल्ड सिल्वर, ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया। तो रेड की वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल 2, ग्रीन की कितनी है 5, ठीक है। गोल्ड का क्या लोगे टॉलरेंस, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 10 टू द पावर -1, ठीक है। इतना ओहमिक वैल्यू प्लस माइनस क्या होगा 10%, तो क्या लिखोगे 2.5 ओम प्लस माइनस क्या होगा 10%, ठीक है। तो बन जाएगा इस तरह से। सिर्फ आपको रूल याद रखना है और ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। 1.5 ओम का कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको कलर कोड निकालना है, तो इसका कलर कोड निकालिए। तो इसका कलर कोड बन जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या चाहिए 1, तो 1 किस में आएगा ब्लैक ब्राउन, ब्राउन आएगा। तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे ब्राउन, न्यूमेरिकल चाहिए। 5 अंक है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ग्रीन होगी, तो 5 के लिए क्या आ जाएगा ये ग्रीन। अब इन दोनों के बीच में पॉइंट लगाना है, पॉइंट यानी 10 टू द पावर -1 चाहिए, तो 10 टू द पावर -1 क्या हो गया गोल्ड, तो गोल्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कलर कोड हो जाएगा। तो ब्राउन ग्रीन और क्या होगा गोल्ड होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसकी करनी है, तो एक दिन में ये पूरा याद हो जाता है ना। अब इसके बाद में देखेंगे यहां पे एक होता है वैरिस्टर। अब ये वैरिस्टर क्या होता है, तो वैरिस्टर जो है इसको क्या बोलते हैं वोल्टेज रजिस्टर, ठीक है। तो वैरिस्टर जो है ये क्या है एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बात समझ में आई। तो मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन, रेजिस्टेंस लिख दिया गया वोल्टेज, विद इंक्रीज इन वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा कब, जब इसकी वोल्टेज को क्या करोगे, तो वोल्टेज इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और उसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करोगे तो वोल्टेज को डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये क्या है वोल्टेज पर निर्भर करने वाला रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और वोल्टेज डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कैसा रेजिस्टेंस हो गया, तो ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वारिस्टर is a non-linear resistor, ठीक है। तो वारिस्टर इज अ नॉन लीनियर रेजिस्टर। बात समझ में आई। तो ये जो है किसका बनाया जाता है, ठीक है। तो मेड बाय, ये बनाया जाता है जिंक ऑक्साइड फॉर
लो एंड मीडियम वोल्टेज, ठीक है, और बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड फॉर हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो यूज है सिलिकॉन कार्बाइड का वो कहां करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर में। तो जो अपना पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में क्या यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो उन लाइटनिंग अरेस्टर में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। तो ये जो है ये किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हाई वोल्टेज सर्ज से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिस्टर है इसका यूज काहे के लिए करते हैं, वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो वेरिस्टर आर यूज्ड to provide protection against voltage surge। ठीक है, तो वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्शन देने के लिए, वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा देने के लिए किसका यूज किया जाता है, वारिस्टर का यूज करते हैं। तो लो मीडियम वोल्टेज सर्किट में जिंक ऑक्साइड और हाई वोल्टेज सर्किट में सिलिकॉन कार्बाइड के वारिस्टर का यूज करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ तो सबको पता होगा। ठीक है, यदि नहीं पता है तो उसको यहाँ पे समझिए कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, कि ओम्स ने बताया कि कोई ये क्या है, यहाँ पे सर्किट है और इस सर्किट को क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पे ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ओम्स ने बताया कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट की जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी सर्किट की फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उस सर्किट को जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस सर्किट के किसी भी पार्ट में, उस सर्किट के किसी भी पार्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है, वो वोल्टेज ड्रॉप उस पार्ट में फ्लो होने वाली करंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो सर्किट के किसी भी पार्ट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस पार्ट में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब यहाँ पे ओपन करते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है और इस कांस्टेंट को किससे शो करते हैं, आर से। तो ये क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट ही रहेगा ये। ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या बोले हैं, यहाँ पे ये सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये सर्किट का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स के लॉ से हमको क्या मिला, V इज इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन मिला। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू आर के द्वारा, सर्किट की करंट को निकाल सकते हैं V बाई आर के द्वारा, सर्किट के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं V बाई आई के द्वारा। तो ये रिलेशन हमको ओम्स लॉ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ओम्स ने बताया कि इस सर्किट में ये जो R है, रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट का क्या होगा, रेशियो होगा। ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, इनके रेशियो पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वो 1 वोल्ट का ड्रॉप करती है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओम। तो यदि यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट को फ्लो करेंगे, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी 2 वोल्ट हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या आएगा, 1 ओम। यदि यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट को फ्लो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर वोल्टेज भी क्या होगी, 3 वोल्ट, तो कांस्टेंट क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो यहाँ पे यदि ड्रॉ करें कि ये सर्किट की करंट है और ये वोल्टेज ड्रॉप को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा, करंट होगी 1 एम्पियर
तो वोल्टेज ड्रॉप यदि 1 है तो 2 एम्पियर होने पे वोल्टेज ड्रॉप 2 हो जाएगा, 3 एम्पियर होने पे वोल्टेज ड्रॉप 3 हो जाएगा। तो इन सभी के कोऑर्डिनेट्स को, इन सभी के निर्देशांक को मिलाते हैं और मिला करके एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो जिस सर्किट में स्ट्रेट लाइन मिलती है उस सर्किट को क्या बोलते हैं? लीनियर सर्किट। तो ये लीनियर सर्किट होगा, ठीक है। यदि स्ट्रेट लाइन ना मिले, कुछ इस प्रकार से लाइन मिले या कुछ इस प्रकार से लाइन मिले वोल्टेज और करंट का रिलेशन शो करने पर, तो वो क्या होगा? नॉन लीनियर सर्किट होगा। तो ओम्स लॉ जो है ये केवल किस सर्किट में एप्लीकेबल होता है? लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होता है। नॉन लीनियर सर्किट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आई बात समझ में सबको? तो इसमें नोट करिएगा, पहले एक लाइन लिखिए। यदि किसी सर्किट की फिजिकल कंडीशन, यदि किसी सर्किट की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यदि किसी सर्किट की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, तो उस सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, तो उस सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसमें फ्लो होने वाली करंट के, उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पैराग्राफ चेंजर के लिए प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करने पर, प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करने पर एक कांस्टेंट आर प्राप्त होता है। प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करने पर एक कांस्टेंट कैपिटल आर प्राप्त होता है। इसे सर्किट का रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होता है। ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। नॉन लीनियर सर्किट या डिवाइस जैसे सेमीकंडक्टर, कार्बन रजिस्टर, जेनर डायोड, इलेक्ट्रोलाइट, थर्मिस्टर, डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज लैंप, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, आदि में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लागू नहीं होता है। आदि में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज।
ठीक है। अब यहां पे ठीक है, तो सभी देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे 1 मिनट कनेक्ट हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, बस 2-3 दिन के अंदर में फिर आप लोगों का नेटवर्क थ्योरम वगैरह चालू हो जाएगा ना। ये बेसिक जो है अपना 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद में इसको आप अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपको नेटवर्क थ्योरम बनाने में इजी होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट कर दिए हैं सीरीज में, और उसको क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V। तो इसमें क्या फ्लो होगी, करंट। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विपमेंट है, उपकरण है। ये बल्ब हो सकते हैं, 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हो, या ये हीटर हो सकते हैं, या फैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उनको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे शो कर देते हैं। तो जब इनको यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इनमें क्या फ्लो होगी, करंट। तो अभी ओम्स ने बताया कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो उसके जो ईच पार्ट होगा वहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वो वोल्टेज ड्रॉप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। तो इस पार्ट में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पार्ट में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस पार्ट में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है, जब इसको हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या फ्लो हो रही है यहाँ पे, करंट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है, वो करंट कैसी होती है, तो उस करंट की वैल्यू क्या होती है, तो सेम होती है। बात समझ में आई। तो याद रखिए कि करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़े हैं, इसी का न्यूमेरिकल बनाए हैं, है कि नहीं, कि यहां से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, भटकेंगे इधर उधर नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सोर्स से और वापस रिटर्न आएंगे किसमें, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन सोर्स में रिटर्न आते हैं। मतलब कि सोर्स से जितनी करंट निकलती है उतनी करंट सोर्स में वापस आती भी है, याद रखिए। ठीक है, यदि यहां से 2 एम्पियर की करंट निकल रही है, तो R1 से भी 2, 2 से भी, 3 से भी, इन तीनों रेजिस्टेंस से 2 एम्पियर की करंट जाएगी और वापस सोर्स में 2 एम्पियर की आएगी। यदि यहां से 10 एम्पियर निकलेगी, तो इन तीनों से 10 एम्पियर जाएगी और वापस सोर्स में 10 एम्पियर आएगी। तो जितनी करंट सोर्स से आउट होती है उसमें एंटर भी करती है। बात समझ में आई। तो सीरीज सर्किट में क्या कॉमन होता है, क्या सेम होता है, करंट सेम होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि करंट सेम होती है यहाँ पे, ठीक है, इन सीरीज सर्किट। ठीक है, तो करंट सेम होती है सीरीज सर्किट में, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इस वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमको ओम्स ने बताया, ओम्स ने भी बताया V इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताया। तो यदि हम देखें V1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो I1R की IR1। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या है यहाँ पे, करंट, तो ये क्या हो जाएगा, सब में कॉमन I रहेगी। ठीक है, अब V1 किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे। यदि V2 कैलकुलेट करना है, करंट इसमें भी कॉमन रहेगी, किस पे डिपेंड करेगा, V3 कैलकुलेट करना है, करंट इसमें भी कॉमन रहेगी, किस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे सभी रेजिस्टेंस में करंट कॉमन रहेगी। ठीक है, उनमें होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर होगी उसमें हायर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लोअर होगी उसमें लोअर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है,
दूसरा आपको याद रखना है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज एडिटिव होती है, ठीक है, वोल्टेज एडिटिव, ठीक है। वोल्टेज एडिटिव यानी वोल्टेज क्या होती है, जुड़ती है। तो वोल्टेज कैसे जुड़ती है, अप्लाइड वोल्टेज V ये इन वोल्टेज ड्रॉप के सम के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू क्या होती है, इन वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होती है, मतलब वोल्टेज जुड़ती है, वोल्टेज एडिटिव होती है। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, IR, ये क्या है यहाँ पे IR1, ये क्या है यहाँ पे IR2 और ये क्या है यहाँ पे IR3। तो कॉमन क्या है इनमें, करंट, तो करंट को कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। मीन्स रेजिस्टेंस भी क्या होता है, एडिटिव होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी क्या होता है, एडिटिव होता है। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सभी रेजिस्टेंसेस के सम के क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे जो पावर होती है, आगे पढ़ेंगे बाद में, पावर कंजम्पशन ये एडिटिव होती है, ठीक है, कि यहां पे यदि यहाँ पे ये इक्विपमेंट जो है ये 100 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है, ये 200 वॉट की, ये 300 वॉट की कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो ये तीनों पावर ऐड हो जाएंगी। हो सकता है इसकी पावर रेटिंग 1000 वॉट हो, इसकी पावर रेटिंग 600 वॉट हो, उसकी पावर रेटिंग 400 वॉट हो, रेटिंग नहीं जुड़ेगी, ठीक है। उन वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर खर्च कर रहे हैं, तो वो पावर कंजम्पशन क्या होता है, उनका एडिटिव होता है, किसमें, सीरीज सर्किट में। तो करंट क्या रहेगी, सेम, वोल्टेज एडिटिव, ठीक है, रेजिस्टेंस एडिटिव, पावर कंजम्पशन क्या होता है यहाँ पे, एडिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। तो सीरीज सर्किट की ड्रॉबैक क्या होती है कि कोई भी इक्विपमेंट यदि फ्यूज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट लगाएंगे उन सबकी करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए, सेम। यदि हमने डिफरेंट करंट रेटिंग के इक्विपमेंट लगा दिए तो वो अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे या फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये इक्विपमेंट यहाँ पे है 2 एम्पियर रेटिंग का, ये इक्विपमेंट है 5 एम्पियर रेटिंग का और ये इक्विपमेंट है 10 एम्पियर रेटिंग का। यदि यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जाती है, ये अपनी कैपेसिटी को पूरा यूज करेगा क्योंकि इसकी रेटेड करंट 2 एम्पियर है, बट ये अपनी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ से 5 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं तो इसकी कैपेसिटी से 2.5 टाइम्स ज्यादा करंट हो जाएगी, तो ये मेल्ट होके क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, जिस इक्विपमेंट की रेटिंग, करंट रेटिंग मिनिमम होती है उतनी ही करंट फ्लो करनी पड़ती है, तो बाकी इक्विपमेंट जो है अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये इसकी क्या होती है यहाँ पे ड्रॉबैक। दूसरा, सीरीज सर्किट में डिफरेंट पॉइंट्स पर वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, और ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड यानी क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बोलते हैं, ग्राउंड, ठीक है। और ये क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ये है। अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, ये R2 और ये क्या है R3। अब यहां से कोई करंट फ्लो हो रही है I, यहां पे हमने दी हुई है 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहां तक आपको 100 वोल्ट मिलेगी। यदि सपोज मान लीजिए इसने 20 वोल्ट ड्रॉप कर ली, तो अब यहाँ पे आपको लेस देन 20, 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 वोल्ट मिलेगी, ठीक है, इज इक्वल टू 80 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पे पूरा 80 मिलेगी। अब यदि जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। यदि मान लीजिए इसने 30 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ 80 था, 80 में से 30 इसने ड्रॉप किया, तो अब यहाँ कितना मिलेगा, 80 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। तो रिमेनिंग 50 वोल्ट कहाँ पे आएगा, इसके पास में आएगा, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि इसके अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक होती है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में आगे कल देखेंगे।